Good morning class. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So students, हमारा 50% सिलेबस हाफ ईयरली का ख़त्म हो चुका है। आज हम हमारी न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इकोलॉजी। ठीक है, हम कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं? हमारी इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इकोलॉजी यूनिट में आपके 4 चैप्टर्स आएंगे, मतलब 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 11, 12, 13 एंड 14। बट CBSE ने इस बार जो चैप्टर रखे हुए हैं वो सिर्फ 11 और 13 है। आपका चैप्टर नंबर 12 और 14 कट है। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये आएगा इस बार। और जो आपका चैप्टर नंबर बायोडाइवर्सिटी है, चैप्टर 13, वो आएगा। इससे अलग जो चैप्टर्स हैं वो आपके कट हो गए हैं और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्लियर है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन दोनों ही बड़े इजी से वर्ड है, हम बचपन से सुनते आते हैं। अब हमें यही देखना है कि ये सब आपस में कैसे इंटरेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारी यूनिट है इकोलॉजी, हमें पहले इसका ही मीनिंग पता होना चाहिए कि इकोलॉजी है क्या। ठीक है, और सब चीज़ें तो बात की बात है। सबसे पहले हमारी यूनिट किस बारे में है हमें वही पता होना चाहिए। तो इकोलॉजी के लिए देख लेते हैं हम इकोलॉजी क्या डिफाइन करती है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी? ओके, सो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज द branch of biology which deals with the which deals with the interaction between living organisms, and non-living organisms. क्लियर है? तो ये मतलब है हमारी यूनिट का कि इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं द कनेक्शन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तो ऑर्गेनिज्म होते ही नहीं है, सॉरी, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। ठीक है, कैसे वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसमें हम इसके बारे में पढ़े वही हमारी क्या कहलाती है बेटा? इकोलॉजी कहलाती है। बट लिविंग नॉन लिविंग की सब बड़े छोटे लेवल की बात हो गई जो हम क्लास 4th और 5th से पढ़ते हुए आते हैं। अब जो हम दो नए वर्ड सीखेंगे वो आता है एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। इन इकोलॉजी यूनिट ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स आर नोन एज बायोटिक कंपोनेंट, biotic component, and all the non-living component is known as abiotic components. ठीक है, जितने भी क्या है आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं हम उसको क्या बोलेंगे? एबायोटिक, और जितने भी लिविंग है उसको बायोटिक। सो इन दिस चैप्टर हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बायोटिक एंड एबायोटिक, हाउ बायोटिक एंड एबायोटिक आर कोरिलेटेड विद each other. ठीक है, in this chapter we study about levels of organization, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर में हमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे छोटे से बड़ा बनता है। हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, सेल, सेल में एक टिश्यू, टिश्यू में एक ऑर्गन्स, ऑर्गन में एक ऑर्गन सिस्टम, ये सब पढ़ते आ रहे हैं ना। मतलब हम स्टार्टिंग से क्या कर रहे हैं? हम छोटे लेवल से पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम आज भी यही करेंगे, लेकिन जो हमारा सेल टिश्यू है ये बहुत लोअर लेवल हो गया। अब हमें थोड़े हायर लेवल पे बात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हमारी साइंस की। अगर आप लोगों को कुछ याद हो, मिलर एक्सपेरिमेंट याद हो, तो हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं बेटा? माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं सबसे पहले। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं।
ठीक है, जब वो एग्रीगेट होते हैं तो उनके एग्रीगेशन से क्या बनती है? हमेशा सेल्स बनती है। सेल्स के एग्रीगेशन से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू के एग्रीगेशन से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स के एग्रीगेशन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के एग्रीगेशन से क्या बनता है बेटा? इसके एग्रीगेशन से आपका बनेगा एक ऑर्गेनिज्म। यही होता है, बिल्कुल भाई यही होता है। लेकिन ये सब कौन कैसी बातें हो गई? ये सब हो गई एक लोअर लेवल की बातें। ठीक है, ये सब कैसी हो गई? लोअर लेवल, जो हम हमारी छोटी क्लासेस में कवर अप कर चुके हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ये सब क्या हो गई? एक छोटे लेवल की बात हो गई। अब हमें कुछ बड़ा पढ़ना है। ठीक है, हमें हायर लेवल्स पे पढ़ना है। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? अबाउट दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या क्या आता है ये सब अब हमें चैप्टर में पढ़ना है। याद रखना, फोकस ऑन द नेम ऑफ चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म से ही क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म आएगा। ऑर्गेनिज्म से क्या बनाते हैं? हमेशा एक पूरी पॉपुलेशन बनाते हैं, पूरी जनसंख्या बनाते हैं। ठीक है, वो पॉपुलेशन से क्या बनाएंगे? फिर आपके मिलके पूरी कम्युनिटी बनाती है। दैट कम्युनिटी आफ्टर एग्रीगेशन मेक्स इकोसिस्टम। जब दो तीन तरह के इकोसिस्टम में जाते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ग्रीनलैंड इकोसिस्टम, आपका फील्ड इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम। ठीक है, इस तरह के जब कई सारे इकोसिस्टम आपस में क्या हो जाते हैं? कोरिलेट हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या बना लेते हैं बेटा? वो हमारा बना लेते हैं बायोम्स। ठीक है, और जब काफी सारे बायोम्स इकट्ठे होते हैं तो वो पूरा क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर, अ स्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर क्या है? एक ऐसा स्फीयर है, एक ऐसा गोला है, एक ऐसा प्लैनेट जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये सब हमारा जितना भी है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर, ये सब किसके बारे में है? ये सब कैसा है? हायर लेवल। ये है बेटा आपका हायर लेवल, और आपका ऑर्गन सिस्टम का कैसा आता है? लोअर लेवल। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में और इस यूनिट में क्या, इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एंड इन दिस यूनिट वी हैव टू डिस्कस कंप्लीटली अबाउट ऑल ऑफ दीज। ठीक है, लोअर लेवल का हम तो पिछले पढ़ के आ चुके हैं, अब हमें जो स्टार्ट करना है वो हायर लेवल स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म्स इन्होंने मिलके ये बायोस्फीयर बना लिया, क्या इनके बीच में कोरिलेशन रहा है, कैसे। अब खाली ऑर्गेनिज्म का मतलब तो क्या हो गया? लिविंग फैक्टर्स हो गए। ठीक है, लेकिन वो लिविंग फैक्टर्स, उनको जीवन जीने के लिए नॉन लिविंग फैक्टर्स की भी तो जरूरत है। बायोटिक्स, विदाउट एबायोटिक्स कुछ नहीं है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, कि उनके अंदर सब कुछ होता है, सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, बट वो सब सस्टेन कैसे कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। तो चलिए आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं कि हमारे एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम थोड़ा एबायोटिक और बायोटिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक्स एंड एबायोटिक्स। जब भी हम इस चैप्टर में एबायोटिक्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बेसिकली किस किस की बात करेंगे? तो आपके लिए नॉन लिविंग वो टेबल, चेयर, चौक, ब्लैक बोर्ड, फैन, ये सब वाला नहीं है एबायोटिक, ये नॉन लिविंग। आप इस लेवल पे नहीं हो कि आप अब इन सब को कंसिडर करके अपनी साइंस को आगे बढ़ो। चलो देखो आपके बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है। ये बायोटिक फैक्टर्स, ये बायोटिक फैक्टर्स में आपका क्या क्या आएगा बेटा? लाइट,
टेम्परेचर, सॉइल, pH, मॉइस्चर, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सनलाइट, वाटर, सॉइल टेक्सचर, वेदर। यहाँ पे ये सब आपके क्या है बेटा, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। और लिविंग की अगर मैं बात करती हूँ मतलब बायोटिक फैक्टर्स की, तो यहाँ पे आपके बायोटिक फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, biotic factors would be parasites, saprophytes, pathogens, herbivores, carnivores, omnivores। ये सब बेटा क्या आ जाएंगे आपके, कैसे फैक्टर्स होंगे ये सब आपके, ये सब आपके होंगे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, जो हमें ट्रेन में पढ़ना है कि ये सब आपस में कैसे कोरिलेट हैं। देखो ये सबको पता है कि अगर देखो आप अभी देख सकते हो लाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो हम लोगों का क्या हाल हुआ है ठंड की वजह से। तो हर चीज़ सबके लिए ज़रूरी है, सब कुछ सबके लिए ज़रूरी है, किसी के लिए ज़्यादा है तो किसी के लिए कम है, किसी के लिए डायरेक्टली है तो किसी के लिए इनडायरेक्टली है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हम इस चीज़ से आज़ाद हैं, फ्री, हम बिल्कुल फ्री हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम हर चीज़ पे डिपेंड हैं, हर चीज़ पे, ठीक है। हम हुए इवन एक यूनिसेलुलर तक, एक प्रोकैरियोट तक भी किससे को रिलेट करता है, आपका एबायोटिक फैक्टर से रिलेट करता है, ओके। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इन एबायोटिक फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे एबायोटिक फैक्टर्स पे इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एबायोटिक, हमारे इस चैप्टर में हम 4 एबायोटिक फैक्टर्स करेंगे, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड वाटर, ठीक है। इस चैप्टर में हमारे ये 4 हैं और नहीं है, और हमारी और सीनियर क्लासेस में आएंगे। चलिए सबसे पहले हम लाइट को डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट कैसे बायोटिक्स को जीवन को या लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करती है, क्या प्रभाव उस पर वो डालती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एबायोटिक फैक्टर से। और एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहले फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, लाइट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइट का सोर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सन। पूरे यूनिवर्स को जो लाइट प्रोवाइड कराता है वो क्या होता है बेटा, सन है सिर्फ। एबायोटिक फैक्टर्स, द फर्स्ट वुड बी लाइट कर लीजिए या कुछ वो कर लीजिए, दोनों घंटे चलिए लाइट ही कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर आपको क्या आ जाता है, लाइट। ये नहीं लगता कि इसमें किसी को भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लाइट बहुत ही कॉमन है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर लिविंग बीइंग लाइट पे डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि लाइट क्या है, सनलाइट, ठीक है। और जितना भी फूड प्रिपेयर होता है वो सब लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। सो लाइट किस किस में हेल्पफुल है, क्या क्या काम करती है, ये फोटोसिंथेसिस, इसमें हेल्पफुल है ये फोटोसिंथेसिस। हमारे पास सब कुछ अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल है, फोटोसिंथेसिस, ठीक
ठीक है। हार्बीवोर्स जो हैं उनका खाना किसकी प्रेजेंस में बनता है? लाइट की प्रेजेंस में बनता है। फिर जो हार्बीवोर्स हैं उनको, हार्बीवोर्स को कौन खाएगा? सॉरी, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स किसकी प्रेजेंस में अपने आप को रेडी करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं अपना? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट ना हो तो प्रोड्यूसर्स कभी भी ग्रोथ ना कर पाए। वो प्रोड्यूसर्स क्या है, किसका फूड है? वो हार्बीवोर्स का है। अगर हार्बीवोर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो कार्निवोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों ही नहीं है तो ओमनिवोर्स का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है कि ओमनिवोर्स क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो लाइट की वजह से क्या हो पाती है? फोटोसिंथेसिस हो पाती है। इस फोटोसिंथेसिस में ही अगर आपको याद हो तो O2 प्रोड्यूस होती है, द रेस्पिरेटरी गैस। याद है कुछ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन? 6CO2 प्लस 6H2O UV rays in the presence of chlorophyll क्या बनेगा? 6CO2 सॉरी 6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। ये हमारी क्या है?